नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस द्वारा जारी घोषणा पत्र के संदर्भ में पूर्व विधायक अजय राय व पूर्व सांसद राजेश मिश्रा पत्रकारों से मुखातिब हुए। आदर्श आचार संहिता के परिप्रेक्ष्य में चौक थाना क्षेत्र में पुलिस बल व सीआरपीएफ ने किया पैदल मार्च। कथक सम्राट पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज के अस्थि कलश दर्शन के बाद 80 घाट पर किया गया अस्थि विसर्जन। सपा द्वारा अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया गया है, जिस पर अटेवा के सदस्यों ने खुशी व्यक्त की। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस द्वारा जारी घोषणा पत्र के संदर्भ में पूर्व विधायक अजय राय व पूर्व सांसद राजेश मिश्रा पत्रकारों से रूबरू हुए। लोकसभा सदस्य राहुल गांधी व कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए घोषणा पत्र जारी किया गया है। इसमें बेरोजगार लोगों को रोजगार दिए जाने का वादा किया गया है। इसी कड़ी में पूर्व विधायक अजय राय व पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने भारतीय विधान युवा घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि 2022 में जब कांग्रेस की सरकार प्रियंका गांधी की कड़ी मेहनत के बाद बनेगी तो पहली प्राथमिकता पढ़े लिखे लोगों को नौकरी देना होगा। साथ ही व्यापारी, किसान, नौजवान, महिलाओं को भी रोजगार, व्यापार देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। इस प्रेस वार्ता में राघवेंद्र चौबे, शैलेंद्र सिंह, संजू सिंह, राजीव गौतम इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रेस करके जो भर्ती विधान युवाओं के लिए जो घोषणा पत्र जारी किया है, उसी संदर्भ में आज हम सब लोग आपके बीच में आए हैं। मैं समझता हूं कि जो हमारी जो घोषणाएं हैं, जो हमारे वचन हैं कांग्रेस पार्टी के प्रियंका जी के द्वारा कि हम नौजवानों को काम देंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, वो पहले भी कि 20 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे, 20 लाख जो नियुक्तियां होंगी उसमें महिलाओं को भी 40% दिया जाएगा और जो जितने भी हमारे नियुक्तियां होंगी उसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और जो भी रिक्त पद हैं 12 लाख समथिंग कुछ पद रिक्त है उसको भी इसमें भरा जाएगा। आप सब लोग देख रहे हैं कि लगातार इस सरकार में जब से ये सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी योगी और मोदी की 2017 से 8 टेस्ट हुए हैं, 8 भर्तियों के लिए इनके एग्जाम कराए गए और 8 के एग्जाम के पेपर लीक हो गए या लीक करा दिए गए और उसमें जो बच्चों का भविष्य, जो बच्चे उसमें शामिल थे, उन बच्चों का भविष्य अभी तक अंधकारमय है और उनका भविष्य पूरी तरीके से इन लोगों ने काला कर दिया। सरकार जो आशाएं लगी थी बच्चों को, बच्चियों को, वो आशाओं पे निश्चित तौर से इन लोगों ने पूरी तरीके से पानी क्या फेरना उससे पूरा तुषारापात इन लोगों ने कर दिया और लगातार चाहे वो शिक्षक भर्ती 69,000 का मामला हो, चाहे वो जो अन्य यूपीटीटी का जो इन्होंने एग्जाम कराया था फिर सुन रहे हैं कराने जा रहे हैं, आज या कल में फिर कराने जा रहे हैं, कल कराने जा रहे हैं। अब सोचिए कल के लिए भी मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं कि कल कोई लीकेज ना हो, कल ठीक ढंग से हो जाए, बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए, ये प्रार्थना करता हूं। पर मुझे कहीं ना कहीं शंका लग रही, लोग बता रहे थे कि सोशल मीडिया पे चीजें चल रही हैं कि कहीं पेपर घूम रहा है, कहीं पेपर बिक रहा है, तमाम बातें हैं। तो जो लोग इसमें शामिल हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता हैं जो उसमें खुद मैं समझता हूं कि बड़े पद पर हैं और कहीं ना कहीं से उनकी उसमें संलिप्तता की है, मैं निश्चित तौर से आरोप लगा रहा हूं। और आपको बता दूं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्राइवेट प्रेस के अंदर ये इंपॉर्टेंट गोपनीय जो ये एग्जाम्स के पेपर हैं वो छपवाए जा रहे हैं। पहले ऐसा होता नहीं था, पहले सरकारी हमारा खुद का प्रेस था गवर्नमेंट का, उसके अंदर ये सारे जो है
आदर्श आचार संहिता के परिप्रेक्ष्य में चौक थाना क्षेत्र में पुलिस बल व सीआरपीएफ ने पैदल गश्त की। उच्चाधिकारीगण के आदेशानुसार विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के क्रम में चुनाव आयोग द्वारा लागू आदर्श आचार संहिता के परिप्रेक्ष्य में प्रभारी निरीक्षक थाना चौक द्वारा उपस्थित पुलिस बल एवं सीआरपीएफ द्वारा प्राप्त 94 बटालियन के एफ कंपनी के कंपनी कमांडर नवीन चंद के नेतृत्व में थाना क्षेत्र में स्थित भीड़भाड़ वाले क्षेत्र, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र, सराफा बाजार इत्यादि स्थानों पर पैदल गश्त किया गया एवं लोगों को प्रशासन द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही लागू आचार संहिता का उल्लंघन न करने और किसी भी प्रकार की दिक्कत पर तुरंत सूचित किए जाने की अपील की। कथक सम्राट पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज के अस्थि कलश दर्शन के बाद अस्सी घाट पर अस्थि विसर्जित की गई। अस्सी घाट पर कथक सम्राट पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज की अस्थि विसर्जित की गई। अस्थि विसर्जन से पूर्व अस्थि कलश का वैदिक रीति से पूजन किया गया। इस दौरान उनके बड़े बेटे जयकिशन महाराज ने कहा कि कथक सम्राट बिरजू महाराज केवल कथक के ही पर्याय नहीं थे, उनके अंदर सभी गुण थे, चाहे गीत हो, संगीत हो, चित्रकला हो, वाद्य हो, साहित्य हो या फिर कविताएं हो। ये संपूर्ण गुण पाना कोई आसान बात नहीं है। उन्होंने अपना पूरा जीवन एक कलाकार के रूप में जिया है और हमें सिखाया है। उन्हीं के पद चिन्हों पर हम भी चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वहीं अस्थि विसर्जन से पूर्व अस्थि कलश का अंतिम दर्शन हुआ। दर्शन का ये कार्यक्रम कबीर चौरा और सिगरा की कस्तूरबा नगर कॉलोनी स्थित नटराज संगीत अकादमी परिसर में किया गया। इसके बाद काशी के कलाकारों और पंडित बिरजू महाराज के प्रशंसकों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अस्थि कलश अस्सी घाट पर ले जाया गया। इस दौरान जयकिशन महाराज के साथ उनके पुत्र त्रिभुवन और शिष्या शाश्वती सेन के अलावा बनारस घराने के कई कलाकार मौजूद रहे। कन्हैया जी, जिस तरह से संगीत जगत में ये क्षति हुई है, बिरजू महाराज आज अस्थि कलश लेकर के विसर्जन किया गया, कितनी बड़ी क्षति है ये? देखिए, काशी संगीत घराने का एक राजधानी कहा था संगीत की दुनिया का, और उसमें बिरजू महाराज जी जो कथक के शहंशाह माने जाते थे और उनके घुंघरू की थाप से पूरा विश्व जो गुंजायमान होता था। और जब वो कथक करते थे तो एक अलग थिरकन, एक अलग वाइब्रेशन होता था। आज उनकी अस्थि कलश को माँ गंगा में प्रवाहित किया गया है और हमेशा में सकले उनके घुंघरू की आवाज़ थम गई है। उनकी जो कसक थी, उनकी जो खनक थी, उनकी जो आहट थी, वो हम सबके अंदर हमेशा गुंजायमान होती रहेगी और हम सब उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनको नमन करते हैं। सपा द्वारा अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया गया है, जिस पर अटेवा के सदस्यों ने खुशी व्यक्त की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी अपने अपने घोषणा पत्र से लोगों को लुभाने का काम कर रही हैं। इसी के तहत समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली एवं वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय दिए जाने की बात की है, जिसको लेकर पेंशन बहाली की मांग करने वाले अटेवा के लोगों में काफी उत्साह है। अटेवा के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्येंद्र राय ने बताया कि हम पिछले 7 सालों से पुरानी पेंशन बहाली करने की मांग कर रहे हैं। अखिलेश यादव द्वारा अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाल करने की बात की गई है, जिससे हम काफी खुश हैं। सत्येंद्र राय ने आगे कहा कि इस घोषणा से समाजवादी पार्टी को काफी फायदा होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 13 लाख लोगों के ऊपर इस फैसले का असर पड़ेगा। अखिलेश जी ने जो घोषणा किया है पेंशन के लिए, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि यह जाति, धर्म, संस्था, संप्रदाय और पार्टी से भी ऊपर है। ये एक सार्वभौमिक संकल्पना है जो हर सरकार को सोचनी चाहिए और इन्होंने किया है। उसके आधार पर इनको, जो हमारे यहाँ कर्मचारी लगभग 15 लाख कर्मचारी हैं और इनके 15 लाख वोट पाने की संभावना है, तो ये इसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि नई पेंशन योजना की जगह जो पुरानी पेंशन आए। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने सालों से आप लोग मांग कर रहे थे और लगता है कि घोषणा पत्र? मैं यहाँ पर जो है 20 साल से हूँ और हमारे शर्मा जी ने जो है इसकी संगठन की जो है किया था। तो जब ये जन्म नहीं हुआ था नई पेंशन योजना का, तो उसके पहले भी जब ये विखंडन हुआ था तो प्रस्ताव लाया गया था, बल्कि हमारे शर्मा जी जाकर के वो डॉयस में भी बैठ गए थे और उसमें सपा की सरकार खुद शामिल थी, इनके भी थे। इसलिए जो है बहुत ज़रूरी है कि ये जो है नई पेंशन को ख़त्म किया जाए और पुरानी पेंशन आए। क्या लगता है चुनाव को देखते हुए अखिलेश जी ने फैसला लिया है, क्योंकि जब इसकी बहाल हुई थी, आप बता रहे अखिलेश जी का सरकार था, क्या लगता है? हाँ, तो ये जो है आएगी, क्योंकि इन्होंने कई जो है निर्णय लिए हैं, उस पर खरे उतरे हैं और इसी आशा विश्वास के साथ हम लोग इनको वोट देंगे कि ये हमारी जो है पुरानी पेंशन आएगी।
मैं तो यही कहूँगा कि जैसे मान लीजिए नेताओं के लिए किसी भी पार्टी के उन लोगों के लिए पेंशन है, तो ये होता है कि टीचर जो होता है राष्ट्र का निर्माता होता है। टीचर के द्वारा ही इंजीनियर, IAS, PCS, डॉक्टर, वैज्ञानिक, नेता सभी लोग बनते हैं। तो उनको इतना तो सोचना चाहिए कि यदि हम जिसके द्वारा यहाँ पे इतने ऊंचे पद पे जा रहे हैं तो उनके भी आजीविका के लिए वृद्धावस्था में एक सहारा तो चाहिए। इसलिए यही कहूँगा कि जो भी कर्मचारी, अधिकारी जो भी हैं, तो उनको वृद्धावस्था में एक आधार के लिए पेंशन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कोरोना संक्रमण के चलते कूलियों की दशा दयनीय हो गई है। कूलियों ने अपनी बात रखते हुए अपना दर्द बयां किया। कैंट रेलवे स्टेशन पर मौजूद कूलियों ने कहा कि कोरोना के संक्रमण के चलते हम लोगों की हालत बद से बदतर हो गई है। आलम यह है कि कभी कभी कई दिनों तक खाने तक के पैसे नहीं हो पाते हैं। कूली मेराज खान ने कहा कि इस वक्त हालात बहुत बुरे हैं। जब से संक्रमण फैला तब से यात्रियों का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। इसके बाद हम लोगों की आमदनी पूरी तरह बंद हो गई। कूली मेराज ने बताया कि पिछले कुछ दिनों पूर्व हम लोगों को 1000 रुपए सरकार से मिला, जो कि जीवन यापन के लिए काफी कम था। कूली संघ के अध्यक्ष केदार यादव ने बताया कि वाराणसी जंक्शन पर लगभग 200 कूलियों का जीवन यापन होता है। कोरोना संक्रमण के शुरू होते ही इस पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ा है। जी, कोरोना का संक्रमण चल रहा है, कैसा व्यवसाय धंधा को चल रहा है? धंधा तो कोरोना जिस दिन से शुरू हुआ उसी दिन से हमको लोगों को 2-4 रुपए जो मिलना था वो बंद हो गया। कैसे? इसलिए कि ये यात्री चलना ही बिल्कुल बंद कर दिया। अब लोकल लोग चलते हैं। अब कैसे काम चलता है, कभी कभी दिन भर में जो है शाम तक का भोजन नहीं मिल पाता है। विधानसभा चुनाव है अभी सामने चल रहा है। विधानसभा चुनाव में क्या लगता है सरकार की उपलब्धि 5 साल में कैसे होती है? उपलब्धि तो सरकार की वही है कि अगर बोलेंगे कुछ मांगेंगे तो वह जो है या तो ठोक दिए जाएंगे, जो मुकदमा लिख दिया जाएगा आप पर। इसलिए मुंह खोलना भी दुश्वार हो गया है। सरकार का काम गरीबों के लिए नहीं है। अगला चुनाव हो रहा है, चुनाव में क्या चाहते हैं? नई सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं, क्या मिलना चाहिए? तो हम तो उम्मीद करते हैं कि नई सरकार आवे जो हम लोगों के विषय में भी सोचे कि गरीब लोग कैसे जिएंगे। राशन दे देने से पूरा परिवार नहीं जी पाएगा, उसके पीछे अन्य खर्च भी है। क्या मांगते हैं आप नई सरकार से, क्या अपेक्षा करते हैं? नई सरकार से ही अपेक्षा करते हैं कि हमारी शिक्षा के विषय में सोचे, गरीबों के शिक्षा के विषय में सोचे, गरीबों के रहने की व्यवस्था दे, गरीबों को कुछ आय दे जिससे वो अपना जीवन उपार्जन कर सकें। जैसे हम लोग कुली हैं तो कुली के लिए न कुछ हो न तनख्वाह दे सके तो कुछ मान दे जिससे जैसे कोरोना काल में हम लोग कई दिनों तक जो है बिना खाए पिए रह गए। स्थिति रही कि जो हम लोगों के लिए कुछ एक पैसा मिलने का कोई उम्मीद नहीं था, न कहीं से आया था। 1000 रुपया सरकार ने दिया तो 3 महीने में 1000 रुपया मिला। 1000 रुपये में कई दिन हम खाएंगे। मेरा भाई कैसा जीवन चल रहा है आपका? इस समय तो बहुत खराब चल रहा है, इसलिए कि स्थिति ठीक नहीं है। कोरोना कोविड का लेके जो महामारी चल रही है, आज यात्रियों का आवागमन कम हो गया है, इससे असर हम लोग का पड़ा है। लगातार मार्केट डाउन होता रहा तो कैसे जीवन चलाएंगे? अब कैसे जीवन चलाएंगे? अब तो क्या कहा जाए, अब ऐसी स्थिति रही तो फिर कैसे भी चलाना ही पड़ेगा। चुनाव अभी आ गया है, सामने चुनाव है, विधानसभा चुनाव होना है। सरकार 5 साल काम की, क्या लगता है वो कितना विकास हुआ? विकास तो देखिए, विकास तो कुछ हुआ है लेकिन उतना नहीं कहा जा सकता है। विकास उतना नहीं कहा जा सकता है, लेकिन गरीबों का सरकार शुरू से न देखती आई है, न देख रही है। हाँ, क्या बस हम लोगों का अगले बार 1000 जो आया 3 महीने में वही बस आया सरकार से वही हमको मदद मिला, बाकी और कोई मदद नहीं। सरकार यूपी में बनने वाली है, नई सरकार बनेगी, क्या मांग करते हैं नई सरकार से? हम मांग यही करते हैं कि सारे गरीबों को, जो बेरोजगार हैं, जो ठेला कर्मचारी, ये सब जो लोग हैं, उनको सरकार अच्छी से अच्छी कोई योजना बनाए ताकि वो और जगह प्रदेशों में पलायन ना करें, अपने जगह रख के अपना कार्यभार संभालें। मऊ जनपद के चिरैयाकोट थाना अंतर्गत एक युवक पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे घायल कर दिया। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के चिरैयाकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत रामनवल पीजी कॉलेज के समीप आजमगढ़ गाजीपुर राजमार्ग पर बाइक की सर्विसिंग करा रहे युवक पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ 5 गोली चलाई। इसमें 2 गोली युवक के जांघ में लगी, इससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। वहीं गोली चलाकर मौके से हमलावर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया।
इसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे रेफर कर दिया गया। वहीं मामले में घायल पक्ष की तरफ से नामजद तहरीर दी गई है। बताते चले कि ग्राम सभा कटघर संजर के मौजा बस्ती चक निवासी लेखपाल अवधेश यादव के भाई 22 वर्षीय सर्वेश यादव देर शाम रामनवल पीजी कॉलेज के पास एक सर्विस सेंटर पर अपनी बाइक की सर्विस करा रहे थे। तभी उनके पीछे 3 युवक रेकी करते हुए बाइक सर्विस सेंटर पर पहुंचे और ताबड़तोड़ 5 गोलियां चला दी, जिसमें सर्वेश के दाहिने जांघ में 2 गोलियां लगी। फायरिंग कर दोनों हमलावर मौके से फरार हो गए। क्या हुआ था आपके साथ? गोली चली। कहाँ पे? हैं? अच्छा, क्या मामला क्या है? कुछ झगड़ा वगैरह था क्या आपसे? कोई झगड़ा नहीं। हाँ, कौन थे? नाम हम कुछ मालूम है? क्या नाम है? राकेश, सोनू और अमरजीत। अच्छा। समय कल लगभग 1600 बजे के आसपास चिरैया कोट कस्बे से सरसेना की तरफ आगे बढ़ने पे 1 किलोमीटर की दूरी पर सर्वेश यादव अपनी बाइक नंदू यादव की दुकान पे बनवा रहा था। राकेश, सोनू आदि जिनकी उससे पुरानी दुश्मनी उधर से गुजरे और देखा कि वो अकेले बैठा हुआ है तो उस पर फायर किया। फायर उसके जांघ में लगा हुआ है, वो खतरे से बाहर है। मुकदमा लिखा गया है, इन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस द्वारा जारी घोषणा पत्र के संदर्भ में पूर्व विधायक अजय राय व पूर्व सांसद राजेश मिश्रा पत्रकारों से मुखातिब हुए। आदर्श आचार संहिता के परिप्रेक्ष्य में चौक थाना क्षेत्र में पुलिस बल व सीआरपीएफ ने किया पैदल मार्च। कथक सम्राट पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज के अस्थि कलश दर्शन के बाद 80 घाट पर किया गया अस्थि विसर्जन। सपा द्वारा अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया गया है, जिस पर अटेवा के सदस्यों ने खुशी व्यक्त की। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।